स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग साइंस जीके के 50 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस या जितने भी नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसान के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पाउली, चैडविक, युकावा या थॉमसन। तो मेसान के जो खोजकर्ता हैं वो युकावा को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युकावा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? मतलब विवर्तन की जो परिघटना है उसको किसने सबसे पहले बताया था, ये पूछना चाह रहा है। तो ये बताया था ग्रेमाल्डी ने। ठीक है, ग्रेमाल्डी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था सर्वप्रथम प्रकाश के विवर्तन के बारे में। तो ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल चींटियों में पाया जाता है? तो देखिए जो चींटियां होती है उनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड और सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाल चींटियों में। तो ऑप्शन सी इसका फॉर्मिक एसिड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 है, सेल्सियस में माप कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। अब इसमें जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे केल्विन का मान उतना उतना बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो 274 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है 300 डिग्री केल्विन किस ताप के बराबर होगा डिग्री सेल्सियस में? तो 273 में अगर 27 हम जोड़ दें तो ये 300 के बराबर हो जाएगा और ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका 27 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित करता है? मतलब कंप्यूटर के आंकड़ों में अगर एरर आता है तो वो कौन सा चीज़ है जो इसको बताता है? तो ये बताता है बग्स। बग्स के द्वारा हम त्रुटियों का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन सी बग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो देखिए जो पहले के टाइम पे ऑडियो वीडियो टेप हुआ करते थे उन पर एक रासायनिक लेप लगा रहता था और उस लेप का नाम है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता था। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की अगर कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, आर्कियोप्टेरिक्स दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिप्टीलिया का एविज से विकास। आर्कियोप्टेरिक्स दर्शाता है रिप्टीलिया का एविज से विकास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन 11 है, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? मतलब आवर्त सारणी का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया था दिमित्री मेंडलीफ ने। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया, लेकिन सबसे पहले दिमित्री मेंडलीफ ने इसका विकास किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस परिघटना का कारण है? इस परिघटना का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण की परिघटना के कारण जो साबुन की बुलबुले हैं उनके ऊपर बहुत सारे रंग दिखाई देने लगते हैं, वो रंगीन दिखाई देने लगते हैं, जिसका कारण होता है व्यतिकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है, त्रिआयाम से लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है होलोग्राफी। त्रिआयाम लेजर किरण से छाया चित्र मतलब जो हम बनाते हैं, जैसे वीडियोग्राफी भी बोल सकते हैं उसको, या एक तरह से बोल सकते हैं कि वीडियो का प्रसारण करना, तो ये कहलाता है होलोग्राफी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? तो देखिए मरीचिका क्या होता है? प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण मतलब प्रकाश के इस गुण के कारण
मरीचिका जैसी घटना जो है घटित होती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है, तो चाहे आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, इसके बारे में हमने बताया है। तो अभी इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो देखिए, कसकट्टा जो है एक प्राणी होता है, एक जीव होता है, और वो क्या करता है कि अपने शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसको अपने ऊर्जा के रूप में वो इस्तेमाल करने में कामयाब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कसकुट्टा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 है, 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन से 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल। तो देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या बल गुणे विस्थापन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उठा के रखते हैं, उसमें विस्थापन 0 है, बल हम चाहे जितना भी लगा लें उसमें, उसका वजन चाहे जितना भी हो, अगर विस्थापन 0 होगा तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 0 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागति को हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन 18 है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। मतलब जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित जो विज्ञान की शाखा है या जीव विज्ञान की शाखा है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ये आती है टिश्यू कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, इसका अध्ययन हम टिश्यू कल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है, सर्प में कर्ण नहीं होते, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जितने भी इस तरह के जीव होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, हालांकि यहाँ पे सर्प के बारे में बात किया गया है, इनके कान नहीं होते, तो ध्वनि को कैसे सुनते हैं। तो ये सुनते हैं अपनी त्वचा से। ये जो है वाइब्रेशन को महसूस करके ध्वनि को सुनते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने से कोई चीज़ या किस साइड से कोई भी वस्तु आ रही है, उस साइड के वाइब्रेशन से अपने त्वचा में महसूस करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा से। अगला क्वेश्चन 20 है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कौन से काल में। तो देखिए, पेंडुलम जो चलती है, पेंडुलम जो घड़ियों में पेंडुलम लगी रहती है इस तरीके से, और इसका जो पेंडुलम का आवर्तकाल या चाल हम कह सकते हैं, वो गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है और सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और इसका जो मिनट की और घंटे की सुई है ना, वो पेंडुलम पे टिकी रहती है, मतलब पेंडुलम के हिसाब से वो चलती है। तो जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का विस्तार होता है, तो इसका पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, मतलब इसका समय जो है वो स्लो हो जाएगा। और अगर ठंडी के दिनों की बात करें, शीतकाल की हम बात करें, तो शीतकाल में क्या होता है, इसकी लंबाई थोड़ी घट जाती है, हालांकि बहुत माइनर होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं होता। तो इसकी लंबाई थोड़ी घट जाती है सर्दी के दिनों में। इस वजह से इसकी पेंडुलम की जो चाल है, आवर्तकाल है, वो कम हो जाती है और चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीव्र गति से कब चल सकती है, शीतकाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतकाल। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, बरसाती किससे बनाया जाता है। मतलब जो हम यूज़ करते हैं, रेन कोट जिसको हम बोलते हैं, वो किससे बनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीकार्बोनेट्स या पॉलीक्लोरोथीन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। जो अच्छे क्वालिटी वाले हमारे पास बरसाती होते हैं, उनका जो निर्माण होता है वो पॉलीकार्बोनेट से होता है। हालांकि आजकल जो लोकल वाले होते हैं उनका तो पॉलीथीन से हम बना देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 22 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, टाइफाइड एक प्रकार का ज्वर होता है, बुखार होता है, फीवर होता है, और इसको बोलते हैं आर्द्र फीवर, आर्द्र ज्वर बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो भी आर्द्र ही है, आंत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए, प्रकृति में उपलब्ध जितने भी तत्व हैं उनमें एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी तत्व हैं सभी में कुछ ना कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। एक हाइड्रोजन जो है ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 24 है, गैस इंजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन से डीजल, डेवी, डैमलर या चार्ल्स। तो देखिए, गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने सर्वप्रथम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डैमलर।
अगला क्वेश्चन 25 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन से ल्यूएन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुईस पास्चर। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूएन हॉक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूएन हॉक। अगला क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? विशिष्ट ऊर्जा या विशिष्ट ऊष्मा कह लें, इसमें नीचे दिए गए पदार्थों में सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो इन सभी पदार्थों में पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका विशिष्ट ऊष्मा का मान इन बाकी चीज़ों में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन 27 है, ध्वनि तरंगे चल नहीं सकती है? ऑप्शन से जल में, वायु में, लोहे में या निर्वात में। तो देखिए, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। आप सभी को पता होगा कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की। तो जल भी एक माध्यम हो सकता है, वायु भी माध्यम हो सकता है, लोहा भी एक माध्यम हो सकता है। निर्वात मतलब कुछ खाली होता है, निर्वात मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे माध्यम कुछ उपलब्धि नहीं है, तो यहाँ पे ध्वनि की चाल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा होगा, कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो पूरे कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतिकण है? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? किसके विरुद्ध होता है? ठीक है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध काम करता है? ऑप्शन से प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी, विपत्ति के और संक्रमण के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण के। एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य जो है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है। जो भी संक्रमण होता है उसको नष्ट करने का कार्य करता है ह्यूमन का एंटीबॉडी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो देखिए, दाब जब भी बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। यहाँ ऑप्शन में बढ़ने घटने की बात की गई है। तो दाब अगर बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। ठीक है, कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम है बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgSO4 7H2O। MgSO4 × 7H2O इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, साइनोकोबाल्मिन है, मतलब ये किसी विटामिन का रासायनिक नाम है। और कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। इसमें यह बताना है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। बाकी ये संवेग, वेग और कोणीय वेग, इनके पास दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए ये सदिश राशियां हैं। बाकी द्रव्यमान के पास यहाँ पे केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ऑप्शन डी द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन 36 है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन से डेवी, सॉल्स, रोंटजन या मार्कोनी। टाइपराइटर जिससे हम टाइप करते हैं उसके आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉल्स। सॉल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी सॉल्स इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो ये है लाइकेंस तथा मॉस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेंस तथा मॉस। अगला क्वेश्चन 38 है, दहन वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, कहलाती है। मतलब दहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश तुरंत ही उत्पन्न हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत दहन। इसको बोलते हैं हम द्रुत दहन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा?
देखिए इस तरह की जो वेग होती है उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। इस वेग से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वेग को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, और ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में 11.2 किलोमीटर सेकंड दिया है, यहाँ पे प्रति होगा, पर सेकंड का वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग होता है ये, और इसको हम पलायन वेग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है। देखिए अस्त होते समय या उगते समय सूर्य का जो रंग होता है वो बिल्कुल लाल कलर का होता है, बाकी दिन में थोड़ा पीले कलर का हो जाता है और थोड़ा सफ़ेद कलर का भी दिखाई देता है, लेकिन सुबह और शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है या डूबता है उसमें लाल दिखाई देता है। इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात किया है कुछ वीडियोज़ में, जो साइंस के वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, तो चाहे तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से झाग वाला, सोडा अम्ल वाला, पाउडर वाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेट्रोल से जो आग लगती है उसके लिए हम CO2 गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ ऑप्शन में वो दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम झाग वाला यूज़ कर सकते हैं या पाउडर वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे झाग रख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए झाग वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। मतलब रक्त को साफ करने का काम कौन सा अंग करता है। ऑप्शन से फेफड़े, विक, यकृत या हृदय। तो देखिए रक्त जो है वो फिल्टर होता है विक में। ठीक है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। रक्त हमारा किस में साफ होता है, किडनी में। तो ऑप्शन बी विक किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन से अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 है, थैलेसीमिया किसका उदाहरण है। तो थैलेसीमिया जो है वो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन 45 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था वो सबसे पहले ओरस्टेट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ओरस्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 46 है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है। ऑप्शन से पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य या अपारगम्य। तो देखिए कोशिका भित्ति जो झिल्ली होती है उसके आर पार बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ऐसे चीज़ जिनके आर पार देखा जा सकता है उसको पारगम्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके आर पार देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, उसको हम अर्ध पारगम्य बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति की बात है तो ये पारगम्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसा होता है। ऑप्शन से बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं होता है। तो देखिए अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा तापमान उसको चाहिए होता है उसको उबलने के लिए। अशुद्धियों को हटा दिया जाए तो द्रव जो है जल्दी क्वथनांक उसका हो जाता है, मतलब जल्दी उबल जाता है, बॉयल हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 48 है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो अगर संक्रमण की बात हो, संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता है उसका अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 है, विक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक नलिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का STP पे आयतन कितना होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसका परमाणु द्रव्यमान वगैरह हमें पता करना रहता है। हालांकि इसको अभी अगर हम लोग कैलकुलेट करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.112 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मतलब जो घड़ियाँ होती थी एनालॉग घड़ी जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी सुइयाँ और बहुत सारे गियर बॉक्स होते हैं,
उनके कल पुर्जे बाकी छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आवर्धक लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या जड़ विहीन पौधा। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक तरह के जलीय पौधे होते हैं, जैसा कि नाम में भी हाइड्रो दिख रहा है आपके, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहीं पे पूछ देता है दिखाई नहीं देता है, कहीं पे पूछ रहा है कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन से कोई भाग नहीं, किरीट, वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा किरीट। किरीट वाला भाग जो है वो दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? ठीक है, ऑप्शन से क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिया अम्ल, कीटोन निकाय। तो देखिए मूत्र में सामान्यतः जो है वो यूरिया पाया जाता है, यूरिया निकलता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है असामान्य घटक कौन सा है, तो ये होता है कीटोन निकाय। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कीटोन निकाय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित फॉर्मों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर की किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अभी भी हालांकि अब थोड़ा कम हो गया, अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स ज़्यादा होते हैं, डिजिटल एग्जाम्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर वाली चीज़ों को मतलब जो फॉर्म होते हैं या आंसर शीट होते हैं उनको पढ़ने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, OMR, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो देखिए पॉलीथीन के संश्लेषण में इथेन का प्रयोग होता है, एथेन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, मतलब उसके चुंबकीय गुण को खत्म किया जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन, और ये एक निश्चित ताप पर गर्म करके किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डीमैग्नेटाइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी प्रश्न हमने किए आज वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सेलेक्ट करके लाए हैं। अगर आपके दिमाग में किसी तरह की क्वायरी, कोई डाउट या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।